आज बच्चों हम सीखने जा रहे हैं रासायनिक आबंधन तथा संरचना में कुछ नए कंसेप्ट। तो पहला कंसेप्ट है हमारा आयनिक या वैद्युत संयोजी आबंध, जिसे हम आयनिक बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, आइए उसे याद करते हैं। कि हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम धनायन होता है और क्लोरीन ऋणायन, तो जब कोई पॉजिटिव स्पीसीज किसी नेगेटिव स्पीसीज के साथ मिलकर आबंध या बॉन्ड बनाता है तो उस यौगिक को हम आयनिक यौगिक बोलते हैं। तो यह हमारा आयनिक यौगिक है। तो आइए समझते हैं कि किस प्रकार इस आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो चीज यहाँ पे हम देखेंगे, हम आयनन एंथैल्पी के बारे में जानते हैं। आयनन एंथैल्पी क्या होता है कि जब बच्चों मैं एक यहाँ पे उदाहरण देती हूँ कि जैसे सोडियम आपका गैस की अवस्था में है, अगर इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो यह सोडियम प्लस गैस की अवस्था हो जाएगा। तो जितनी एंथैल्पी या जितनी एनर्जी की जरूरत हमें है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की उसके गैसीय अवस्था में, उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। देखिए बच्चों कि यहां पर मान लीजिए कि कोई आपका धातु है या कोई अधातु है, कोई भी तत्व के गैसीय अवस्था में, कोई भी तत्व के गैसीय अवस्था से उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं, और हम उसे शॉर्ट फॉर्म में आयोनाइजेशन एनर्जी इंग्लिश में बोलते हैं और उसे हम I.E से दर्शाते हैं। तो हम आयनन एंथैल्पी को I.E से आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, तो ठीक उसी प्रकार अगर हम क्लोरीन के गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉन को जोड़ दे या इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की जबरदस्त कोशिश करें तो वहां भी एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में लिखा हुआ है कि किसी तत्व के गैसीय अवस्था में परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने के लिए जितनी ऊर्जा एंथैल्पी को आप ऊर्जा एनर्जी कुछ भी बोल सकते हो, जितनी ऊर्जा और एनर्जी की रिक्वायरमेंट या जरूरत होती है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, इसको नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वह पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब बहुत बार ऐसा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को किसी तत्व में ऐड करेंगे, किसी तत्व या एलिमेंट में ऐड करेंगे, तो हो सकता है कि वहां पे ऊर्जा निकले भी और ऊर्जा का अवशोषण हो सकता है कि जब हम किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वहां पर बहुत बार हमें ऊर्जा देना पड़ता है, और बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर ऊर्जा निकलती है। तो इस बात को नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि यहां पर आयनन एंथैल्पी क्या बोलता है? आयनन एंथैल्पी बोलता है कि सदैव ऊष्मा शोषी होती है। मतलब अगर आपने सोडियम से सोडियम प्लस किया,
सोडियम से सोडियम प्लस किया गैसीय अवस्था में, या आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे हम आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं, इसको करने के लिए हमेशा से ऊष्मा को देना पड़ता है। मतलब आपको एनर्जी का सप्लाई करना पड़ेगा, आपको ऊष्मा देना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन वहां से निकल पाएगा। हम यहां पर ऊष्मा सोडियम को प्रदान करते हैं, जिसके बाद वह सोडियम गैस में, सोडियम प्लस गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां याद रखिएगा कि आयनन एंथैल्पी सदैव ऊष्मा शोषी होती है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आयनन एंथैल्पी कैसी होती है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी तथा ऊष्मा छेपी। तो आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ ये ऊष्मा शोषी होती है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के फलस्वरूप होने वाले ऊर्जा परिवर्तन का ऋणात्मक मान इलेक्ट्रॉन बंधुता के ऑपोजिट होता है। तो बच्चों यहां पे याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऋणात्मक होती है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर मान लीजिए बच्चों कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 है, 2 है, तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -2 होगा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, और यह इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के ऑपोजिट होती है। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और हम उस पर वीडियोस बनाएंगे और आपको और अच्छे से समझाएंगे। तो यहां पे हमने समझा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऋणात्मक मान होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर मैंने आपको दिया कि इलेक्ट्रॉन लब्धि 5 किलो जूल पर मोल है, तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता -5 किलो जूल पर मोल होगी। अगर ये 5 है तो ये -5 होगी। बच्चों इस बात को याद रखिएगा। फिर बोलता है कि अधिकांश आयनिक यौगिक धनायन धात्विक तत्वों से और ऋणायन अधात्विक तत्वों से बनते थे। ये हमने बचपन में पढ़ा था। हम जानते हैं कि सोडियम, हमारा जो सोडियम है वह धातु है और क्लोरीन अधातु है। तो यहां पर यही चीज बोला जा रहा है कि यहां पर धात्विक, और धातु आपका पॉजिटिव होता है, धातु आपका पॉजिटिव होता है, धनायन होता है। हम जानते हैं कि यह पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव होता है। कैल्शियम क्लोराइड की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि धातु ये कैल्शियम 2+ है, ये धातु है, और आपका क्लोरीन माइनस एक अधातु है। तो यह बात यहां पे बोला जा रहा है कि मोस्टली, ज्यादातर आयनिक यौगिक आपके धनायन धात्विक तत्वों से और ऋणायन अधात्विक तत्वों से निर्मित होते हैं। लेकिन अब भाई यहां पर हो गया एक एक्सेप्शन, यहां पर आया है एक्सेप्शन। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड को देखो और कैल्शियम क्लोराइड को देखो, ये दोनों आयनिक यौगिक है, ये दोनों आयनिक यौगिक है। तो हमने कंक्लूजन किया था कि अगर आपके यौगिक में एक धातु है और एक अधातु है, तो वह धातु और अधातु के योग से जो यौगिक मिलता है वह आयनिक होता है। लेकिन एक्सेप्शन आ गया यहां पर एक अपवाद है कि अमोनियम NH4+ हम जिसे जानते हैं, नाइट्रोजन एक अधातु है और हाइड्रोजन भी एक अधातु है, लेकिन यह आयनिक यौगिक है, लेकिन यह फिर भी एक आयनिक यौगिक है। तो यहां पर एक्सेप्शंस आए हैं, बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। जैसे लिथियम क्लोराइड हमारा आयनिक यौगिक नहीं होता है, या हमारा आयनिक यौगिक नहीं होता है, जबकि यहां पर लिथियम धातु और क्लोरीन आपका अधातु है। ठीक उसी प्रकार एल्यूमिनियम क्लोराइड, यह भी हमारा आयनिक यौगिक नहीं होता है, या हमारा आयनिक यौगिक
नहीं होता है। तो बहुत सारे एक्सेप्शन है, लिथियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सारे हमारे आयनिक यौगिक नहीं होते। यहां पर होता है सहसंयोजी आबंध, यहां पर होता है कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर बताया गया कि अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है, अगर आपको आयनिक बॉन्ड बनाना है तो हमें आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे हम आयनन एंथैल्पी बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, और आयोनाइजेशन एनर्जी, इनके बीच वही यौगिक का निर्माण होगा जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की लो वैल्यू होगी, बहुत ही लो वैल्यू होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बहुत हाई नेगेटिव वैल्यू होगी, बहुत ही लो वैल्यू होगी। जैसे यहां पे लिखा हो गया है कि आयनिक बॉन्ड विल फॉर्म व्हेन लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड, यहां पे बच्चों मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पर हम इसे कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं कि अगर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव में है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव 10 है, और आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -70 है, तो यहां पर आयनिक यौगिक अच्छा होगा, यहां पर जो आयनिक यौगिक होगा वह अच्छा होगा, यहां पे जो आयनिक यौगिक का निर्माण होगा वह अच्छा होगा, अच्छा होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी -10 है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव 70 है, तो यहां आयनिक यौगिक नहीं बनेगा, यहां आयनिक यौगिक नहीं बनेगा। तो इस चीज को बच्चों हमने अच्छे से समझ लिया कि आयनिक यौगिक बनाने के लिए आपका आयनन एंथैल्पी पॉजिटिव होना चाहिए और आपका या लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी हाई नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। यहां पे हम प्रश्न देख सकते हैं कि सोडियम को जब गैसीय अवस्था से सोडियम प्लस की गैसीय अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो 495.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी की जरूरत है। मतलब सोडियम है अपने पास, उसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो हमें 495.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी सोडियम को देनी होगी कि वो अपने परमाणु में से उस इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे। तो उतनी एनर्जी की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार अगर क्लोरीन में आपको इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है बच्चों, यहां पे जैसे 17 इलेक्ट्रॉन है और यहां 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन में जब आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको यहां पर जिस एनर्जी की जरूरत होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। और यहाँ पे ये माइनस है, देखिए यहाँ पर ये हाई पॉजिटिव वैल्यू है और यहाँ पर ये हाई नेगेटिव वैल्यू है, और इन दोनों को जोड़कर हमें मिलता है आयनिक यौगिक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन किया है मैंने, तो यहां पर 147.1 किलो जूल पर मोल आता है टोटल। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसे हम डिस्कस करते हैं कि जब सोडियम गैस फॉर्मेशन फ्रॉम सोडियम से जब सोडियम प्लस गैस बनाया तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोलते हैं, वहां पे क्लोरीन से क्लोरीन माइनस के लिए हमें इतनी एनर्जी की जरूरत थी। जब इन दोनों को जोड़ा तो 147.1 किलो जूल पर मोल आया। जबकि हम पढ़ेंगे कि लैटिस फॉर्मेशन मतलब सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन में हमें -7.88 एनर्जी की जरूरत है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, इस चीज को हम आगे बढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। यहां पे देखिए
कि यहाँ पे सेम वह चीज लिखा हुआ है कि सोडियम धातु से सोडियम आयन बनने के लिए आयन ऊर्जा की इतनी जरूरत होती है और क्लोरीन से क्लोरीन गैस बनने के लिए इतनी ऊर्जा की जरूरत है, इन दोनों का मान इतना होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड के जालक एंथैल्पी, जिसे हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, जालक एंथैल्पी जिसे हम लैटिस एनर्जी या लैटिस फॉर्मेशन के लिए इतनी एनर्जी की हमें प्रतिपूरित होती है या कंपेंसेट होता है। तो यहां पर क्या चीज हमें समझ में आती है कि हमें अगर किसी आयनिक यौगिक का निर्माण करना है, अगर हमें किसी आयनिक यौगिक का निर्माण करना है तो हम सिर्फ उसके आयोनाइजेशन एनर्जी या उसके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर निर्भर नहीं होंगे। हम किसी आयनिक यौगिक का निर्माण करना चाहते हैं, हम उसके सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर निर्भर नहीं होंगे। हम निर्भर होंगे एक नए चीज पर जिसका नाम है जालक एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। तो किस प्रकार लैटिस एनर्जी या जालक एंथैल्पी आपके यौगिक के निर्माण के लिए जरूरी है, हम उसे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।